तो दोस्तों राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों को एक और नई वीडियो में, जिसमें कि हम लोग जीके जीएस के प्रश्न करने वाले हैं, जो कि बिहार एग्जाम्स को टारगेट करके ये सीरीज करवाया जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों को मैं बता दूं, बिहार में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, जैसे कि मद्य निषेध हो गया, बिहार पुलिस, और भी कई सारे एग्जाम्स हैं, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए आप ये जीके जीएस का वीडियो देख सकते हैं और काफ़ी आप लोगों को फायदा मिलेगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तभी पता चलेगा कि इस वीडियो में आप लोगों के लिए कितना चीज़ अच्छा लिया गया है, और आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों का रिवीजन हो जाएगा। ठीक, जो पहले से देखा है उसको पता होगा, बाकी जो नए हैं उनको देखने की जरूरत है पूरी वीडियो। ठीक, तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग आते हैं, अपना क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है? बताना है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है? दूसरी, पहली, तीसरी या फिर चौथी? तो आप सभी को बता दूं, ये जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है, ये पहले ही अनुसूची में है। ठीक ना, पहले अनुसूची में है। तो आइए आप सभी को सभी अनुसूचियां याद करवाते हैं। ठीक ना, देखिए पहला अनुसूची में क्या है, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। सेकंड अनुसूची में है वेतन और भत्ते, जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्ते की वर्णन किस में है, तो दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में है शपथ, यानी कि जितने भी अधिकारी हैं संवैधानिक अधिकारी, उनके शपथ की बात किस में कही गई है, अनुसूची 3 में। अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों की बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस में है, तो अनुसूची 4 में। अनुसूची 5 में है एससी एसटी के क्षेत्रों का प्रशासन, एससी एसटी क्षेत्रों का प्रशासन अनुसूची 5 में है। अब देखिए अनुसूची 6 में क्या है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का प्रशासन। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का जो प्रशासन है, ये अनुसूची 6 में है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7 में जो है कि शक्तियों का विभाजन है, जो कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिसमें कि संघ सूची पर कानून केंद्र बनाता है और राज्य सूची पर राज्य बनाता है, और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों की सहमति से कानून बनती है। तो ये जो है अनुसूची 7 है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 7 आप लोग ध्यान रखिएगा। अनुसूची 8 है, ये इसमें राजभाषाएं हैं, यानी कि टोटल कितने भाषा है, तो 22 भाषाएं हैं, जो कि अनुसूची 8 में है। इसके बाद अनुसूची 9, इसमें भूमि सुधार से संबंधित है। अनुसूची 9 भूमि सुधार से संबंधित है, और इसको पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। 10वां अनुसूची, यह दल बदल कानून से संबंधित है, दल बदल कानून से संबंधित है, और इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। उसके बाद देखिए 11वां अनुसूची में पंचायती से संबंधित है। 11वां अनुसूची पंचायत से संबंधित है, इसे 73वां संविधान संशोधन 1952 में जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है, जिसमें कि जिसे 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस समिति के सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? किस समिति के सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, केशनथानन समिति, या फिर हनुमंत राव समिति? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर आप सभी को बता दो, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक ना, भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी, ये बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर लागू हुई थी। तो आइए अब हम लोग जो भी पंचायती राज से संबंधित समिति है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को आप लोग को याद करवाता हूँ। जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन 1957 में हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था। सिफारिश, त्रिस्तरीय ढांचा, इस ये बलवंत राय मेहता समिति में जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसमें त्रिस्तरीय ढांचा की बात कही गई थी। और ग्राम पंचायत इसमें त्रिस्तरीय में देखिए, सबसे पहले ग्राम पंचायत गांव के लिए, पंचायत समिति ब्लॉक के लिए, और जिला परिषद जिला के लिए। तो ये ढांचा जो है ये बलवंत राय मेहता समिति का है। अब देखिए इसका परिणाम, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज शुरू हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार किस जिले में लागू किया गया था और किस स्टेट में, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार कब लागू किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1977 में। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था। सिफारिश, अशोक मेहता समिति जो था ये द्विस्तरीय ढांचा का सिफारिश किया था, जिसमें कि मंडल पंचायत और जिला परिषद, इसमें मंडल पंचायत और जिला परिषद आता था। इन्होंने पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों की भागीदारी की
बात कही थी। और अशोक मेहता समिति क्या कही थी, तो पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों के भागीदारी की बात कही थी। अब देखिए उसके बाद है जेबीके राव समिति। जेबीके राव समिति का गठन 1985 में हुआ था और इन्होंने पंचायतों को बिना जड़ की घास कहा था और जिला परिषद को विकास का मुख्य केंद्र बनाने पर जोर दिया। जेबी के राव समिति क्या कही थी, तो इन्होंने पंचायतों को बिना जड़ का घास कहा था। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा कि बिना जड़ का घास कौन सी समिति कहा था पंचायती राज को, तो जेबी के राव समिति। और जिला परिषद को विकास का मुख्य केंद्र बनाने पर जोर दिया। उसके बाद देखिए एल एम सिंघवी समिति जो है ये भी पंचायती राज से संबंधित है, जो कि 1986 में इसका गठन हुआ था और इन्होंने ही सबसे पहले पंचायतों में संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। ये जो समिति था एल एम सिंघवी समिति, यही पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी। ध्यान रखिएगा, एल एम सिंघवी समिति। उसके बाद देखिए 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा क्या है कि पंचायती राज को किसमें जोड़ा गया था, तो संविधान में जोड़ा गया था। यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, यह संशोधन कब लागू हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 को, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब देखिए इसके लिए भाग 9 में जोड़ा गया था, ठीक ना, भाग 9 में जोड़ा गया था किसको, तो पंचायती राज व्यवस्था को। अनुसूची सॉरी 9वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में इसमें 19 विषय है। 11वीं अनुसूची में 19 विषय है, जो कि आप सभी को पता ही 11वीं अनुसूची जो है कि पंचायती राज से संबंधित है। इसमें कितने विषय है, तो 29 विषय है। अब देखिए पंचायती राज से संबंधित इंपॉर्टेंट अनुच्छेद देख लेते हैं जो पूछता है बार बार एग्जाम्स में। तो 243 के ए जिसमें कि ग्राम सभा का गठन है। 243 के ए में क्या है, ग्राम सभा का गठन। 243 के बी में पंचायतों के 3 स्तर का गठन। पंचायतों में जो 3 स्तर का गठन है, इसमें ये किस अनुच्छेद में है, तो 243 के बी में है। 243 के सी पंचायतों की संरचना, यानी कि पंचायतों की संरचना और चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के सी पंचायतों की संरचना और चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के डी ये आरक्षण, जो पंचायत चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था है, किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 243 के डी में। इसमें SC ST को जनसंख्या के अनुपात में और महिलाओं को कम से कम 1/3 यानी कि 33% आरक्षण की बात कही गई है, ठीक ना। महिलाओं के लिए कितना, तो 33% आरक्षण। अब देखिए अब क्या है, तो सॉफ्ट एक सेकेंड सॉफ्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी किन पहाड़ियों में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी किन पहाड़ियों में स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, कार्डमम पहाड़ियां, पालिनी पहाड़ियां। तो ध्यान रखिएगा जो अनाईमुड़ी पहाड़ियां है ये अन्नामलाई पहाड़िया के भाग है। अनाईमुड़ी जो सबसे ऊंची चोटी है ये अन्नामलाई पहाड़िया की भाग है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अन्नामलाई पहाड़ी, इसकी ऊंचाई जो है अनाईमुड़ी ये 2696 मीटर है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कितनी है, तो 2695 मीटर। प्रसिद्धि, इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। दक्षिण भारत का ये सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए दक्षिण भारत के कुछ हम लोग पहाड़ियों को देख लेते हैं, जो कि बार बार इस एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि नीलगिरी की पहाड़ियां। यह सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, यानी कि नीलगिरी पहाड़िया की सबसे ऊंची चोटी क्या है, डोडा बेटा है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कार्डमम पहाड़िया, कार्डमम पहाड़िया इसे इलायची पहाड़िया भी कहते हैं, ध्यान रखिए। कार्डमम पहाड़िया को इलायची पहाड़िया कहा जाता है। और यह क्या है कि भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियों में से एक है, यानी कि सबसे दक्षिणतम पहाड़ी जो है ये कार्डमम पहाड़ी है, डोडा बेटा। यह नीलगिरी पहाड़िया की सबसे ऊंची चोटी है 2637 मीटर। यही पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। जो पूर्वी और पश्चिमी, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा पश्चिमी और ये हो जाएगा पूर्वी। पूर्वी घाट जो दक्षिण भारत के हैं, ये दोनों कहाँ पर आके मिलते हैं, तो ये नीलगिरी की पहाड़ियां पर मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। यही क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। नेक्स्ट है केंद्रमुख। केंद्रमुख पहाड़ियां, यह कर्नाटक में स्थित है और लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। केंद्रमुख पहाड़ियां ध्यान रखिएगा, यह कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट की ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है कलसुबाई। कलसुबाई यह महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। कलसुबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। और देखिए पूर्वी घाट, पूर्वी घाट की पहाड़ियां हम लोग देख लेते हैं। तो जंधगाड़ा, यह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई जो है 1690 मीटर है। पूछेगा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो जिंदागड़ा, जो कि 1690 मीटर ऊंची है।
और यह आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में स्थित है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में स्थित है। महेंद्रगिरी यह उड़ीसा में स्थित है और अक्सर परीक्षाओं में पूर्वी घाटी की प्रमुख चोटी के रूप में पूछी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, महेंद्रगिरी जो है ये उड़ीसा में स्थित है और यह पूर्वी घाटी का ही भाग है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाटी का ही भाग है। तो ये भी पूछ लेता है, ठीक ना, जब वो वाला क्या बोलते हैं कि जिंदागढ़ा नहीं दिया रहेगा तो महेंद्रगिरी दिया रहेगा कि सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। तो ऐसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, भारत के जो अरावली और सतपुड़ा पहाड़ियां है उसके बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। तो अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ठीक ना। राजस्थान की सबसे और यह राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर है। 1722 मीटर। और यह माउंट आबू यहीं पर स्थित है। माउंट आबू कहाँ पर स्थित है? तो गुरु शिखर, गुरु शिखर यानी कि अरावली पर्वतमाला में। धूपगढ़, धूपगढ़ जो है यह सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो धूपगढ़ है। और यह पंचमढ़ी में स्थित है। मध्य प्रदेश के कहाँ पर? तो पंचमढ़ी में स्थित है। ध्यान रखिएगा, पंचमढ़ी में। अमरकंटक, अमरकंटक पहाड़िया यह मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अमरकंटक। और यहाँ से नर्मदा और सोन नदियां निकलती है। ध्यान रखिएगा, नर्मदा और सोन नदी यहीं से निकलती है। नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक के पहाड़िया से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारतीय तिरंगे के मध्य में स्थित धर्म चक्र में कितने तिलियां होती है? तो आप सभी को पता होगा धर्म चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो 24, ठीक ना, 24 तिलियां होती है। अब देखिए हम लोग तिरंगा से संबंधित सारी चीजों को जानेंगे। तिरंगा देखिए, इसका अनुपात पूछ लेगा तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, ठीक ना। झंडा का जो तिरंगा का अनुपात है लंबाई चौड़ाई में 3:2 है। डिजाइनर, तिरंगा का डिजाइनर पूछ लेगा तो पिंगली बैंकिया, पिंगली बैंकिया ध्यान रखिएगा। अपनाया गया कब? तो तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। चक्र, गहरा नीला रंग, 24 तिलिया, सारनाथ के अशोक स्तंभ से प्रेरित है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो चक्र है जिसमें कि 24 तिलिया है और यह गहरा नीला रंग का है, यह सारनाथ के अशोक स्तंभ से प्रेरित है। देखिए, प्रथम ध्वज विदेश में मैडम विकाजी कामा 1907 जर्मनी में ये पहली बार क्या है कि ध्वज लहराए थे, ठीक ना। ध्वज लहराए थे कब? तो 1907 में मैडम विकाजी कामा जर्मनी में। उसके बाद मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19(1) के तहत तिरंगा फहराना अधिकार है। नवीन जिंदल केस, देखिए नवीन जिंदल केस में ये बता मतलब कि ऐसा संशोधित किया गया कि तिरंगा फहराना अधिकार है, सभी नागरिकों का अधिकार है तिरंगा फहराना, यानी कि इसे मौलिक अधिकार भी बना दिया गया है और इसे 19(1) के ए में जोड़ा गया है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। फ्लैग कोड 2002, ध्वज के प्रदर्शन और उपयोग के नियम, ध्वज के प्रदर्शन एवं उपयोग के नियम के लिए फ्लैग कोड कब लाया गया? तो 2002 में। फ्लैग कोड 2002 में लाया गया था। ध्यान रखिएगा। रंगों का अर्थ देखिए, केसरिया का मतलब होता है शक्ति और साहस, केसरिया का मतलब होता है शक्ति और साहस। सफेद का मतलब होता है शांति और सत्य, सफेद का मतलब होता है शांति और सत्य। हरा का मतलब होता है सुखहाली और उर्वरता। तो रंगों का मतलब आप लोग समझ लीजिए, केसरिया का मतलब शक्ति और साहस, सफेद का मतलब शांति और सत्य, और हरा का मतलब खुशहाली और उर्वरता। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 15 अगस्त, 21 जून, 5 जून या फिर 10 दिसंबर? तो आप सभी को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। अब देखिए सभी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय दिवस देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है विवेकानंद जयंती पर। विवेकानंद के जो जयंती पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक और मजदूर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक या मजदूर दिवस 1 मई को, ध्यान रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को क्या? तो विश्व जनसंख्या दिवस, ध्यान रखिएगा। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय
बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, ऐसे ध्यान रखिएगा। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस, 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, और देखिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि चालक तंत्रिकाएं आवेगों को कहां से कहां तक पहुंचाती है। चालक तंत्रिकाएं जो है ये आवेगों को कहां से कहां तक पहुंचाती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों तक, अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तक, तंत्र तक, केवल मस्तिष्क के भीतर, और मांसपेशियों से रीढ़ की हड्डी तक। तो बताइए चालक तंत्रिकाएं जो होती है ये आवेगों को कहां से कहां तक पहुंचाती है, मतलब कि आवेग मीन्स की सूचना, सूचना को ये कहां से कहां तक पहुंचाती है। तो ध्यान रखिएगा ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि ब्रेन से ये अंगों तक पहुंचाती है, ठीक ना, ब्रेन से अंगों तक पहुंचाती है कौन, तो चालक तंत्रिका। अब देखिए सभी तंत्रिकाएं के बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। जैसे देखिए तो एक होती है संवेदी तंत्रिकाएं, संवेदी तंत्रिकाएं यह सेंसर की तरह काम करती है। क्या, तो यह सेंसर की तरह काम करती है। अगर आप किसी गर्म चीज को छूते हैं तो ये खबर अंगों से मस्तिष्क तक ले जाती है, यानी कि यह अंग से दिमाग, ठीक ना, संवेदी तंत्रिका है ये सूचना को अंग से दिमाग तक ले जाती है। वही चालक तंत्रिका है उसके अपोजिट, ये ड्राइवर की तरह काम करती है। और यह दिमाग जब फैसला लेता है कि हाथ हटाओ तो यह आदेश दिमाग से मांसपेशियों या अंगों तक ये चालक तंत्रिका ही लेकर जाती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए केंद्रीय तंत्रिका, सीएनसी यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसमें हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु शामिल है। चालक तंत्रिका यहीं से आदेश उठाती है। देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तो यह हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु में शामिल होता है। हम लोग के ब्रेन और मेरुरज्जु जो स्पाइनल कोड है इसमें शामिल होता है। और जो चालक तंत्रिकाएं हैं यहीं से आदेश उठाती है, ठीक ना, चालक तंत्रिका यहीं से आदेश उठाती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से। अब देखिए प्रवाह अंग, प्रवाह अंग यह आदेश मांसपेशियों या ग्रंथियों तक पहुंचाए जाते हैं ताकि शरीर प्रतिक्रिया कर सके। प्रभावक अंग क्या होते हैं, तो यह आदेशों को मांसपेशियों या ग्रंथियों तक पहुंचाते हैं ताकि शरीर प्रतिक्रिया कर सके। और उसके बाद देखिए न्यूरॉन, ये तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन कहलाती है। काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है कि ब्रेन की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो न्यूरॉन है, न्यूरॉन। सिनेप्स, सिनेप्स क्या है, तो यह दो तंत्रिका कोशिका के बीच की खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। और यह आवेग रासायनिक रूप से पार होते हैं। देखिए सिनेप्स क्या होता है, तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का खाली स्थान होता है, ठीक ना, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का खाली स्थान होता है सिनेप्स, जहां से आवेग क्या होता है कि रासायनिक रूप से पार होता है। आवेग जो होता है रासायनिक रूप से पार होता है। तो ये सभी ध्यान रखिएगा, ये तंत्रिका तंत्र है सभी। देखिए उसके बाद क्वेश्चन है हम लोग का कि एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का निर्माण मुख्य रूप से किन कोशिकाओं द्वारा होता है। एंटीबॉडी जो कि हमारी शरीर के बीमारियों से लड़ने का काम करता है, यह इसका निर्माण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है। लाल रक्त कणिका, लिम्फोसाइट, प्लेटलेट्स या फिर इसिनोफिल्स। तो ध्यान रखिएगा एंटीबॉडी का निर्माण जो होता है ये लिम्फोसाइट द्वारा होता है, ठीक है, लिम्फोसाइट, जैसे कि WBC जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उसे लिम्फोसाइट ही कहा जाता है, इसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर दिया भी है बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट ये सफेद रक्त कोशिकाएं का प्रकार है जो शरीर की एंटीबॉडी का उत्पादन करता है। ध्यान रखिए बी लिम्फोसाइट जो है ये एंटीबॉडी का उत्पादन करता है जो कि WBC का प्रकार है। एंटीबॉडी ये प्रोटीन होते हैं जो वायरस और बैक्टीरिया एंटीजन से लड़कर शरीर की रक्षा करते हैं, यानी कि एंटीबॉडी क्या करते हैं, तो वायरस और बैक्टीरिया से लड़ते हैं। आरबीसी, आरबीसी ध्यान रखिएगा इनका काम शरीर में ऑक्सीजन का पहुंचाना, ध्यान रखिएगा। WBC का कार्य क्या है, तो हमारे शरीर का रक्षा करना। और आरबीसी का काम क्या है, तो यह शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, ठीक ना। प्लेटलेट्स ये सभी रक्त का ही भाग है, ठीक ना, WBC, आरबीसी और प्लेटलेट्स ये सभी रक्त का भाग है और इनका अलग अलग काम है। अब देखिए प्लेटलेट्स क्या करता है, तो ये रक्त का ठाका जमाने में मदद करते हैं, यानी कि जब हम लोग का कहीं शरीर कट फट जाता है तो ब्लड जो निकलता है तो ब्लड ना निकल सके इसलिए थक्का बना देता है कौन, प्लेटलेट्स। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का
कि मिनी माता रोग जल में किन धातु के प्रदूषण के कारण होता है। मिनी माता रोग जल में किस धातु के प्रदूषण के कारण होता है। सीसा, पारा, कैडमियम या फिर आर्सेनिक। तो ध्यान रखिएगा जो मिनी माता रोग होता है ये पारा के प्रदूषण के कारण होता है, ठीक ना। पारा धातु के कारण होता है कौन, मिनी माता रोग। मिनी माता रोग। अब देखिए सभी धातु और रोग, धातु से होने वाले रोग, जैसे कि देखिए पारा से क्या होता है, मिनी माता होता है। पारा से क्या होता है, मिनी माता। प्रदूषित मछलियों के खाने से होता है। ये प्रदूषित मछलियों के खाने से, यानी कि जब जल में ये मछलियां जो होती है ये पारा से प्रदूषित हो जाती है, उसके खाने से मिनीमाता रोग होता है। कैडमियम, कैडमियम के कारण क्या होता है, इताई इताई रोग। कैडमियम के प्रदूषण के कारण इताई इताई रोग होता है और यह हड्डियों और जोड़ों में भयंकर, जब ये रोग होता है तो हड्डियों और जोड़ों में भयंकर दर्द होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे क्या है, नाइट्रेट। नाइट्रेट के कारण क्या होता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम। नाइट्रेट के प्रदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है और इसमें बच्चों के खून में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है, तो बच्चों के खून में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और यह किसके कारण होता है, तो नाइट्रेट के कारण। आर्सेनिक के कारण क्या होता है, तो ब्लैक फुट। आर्सेनिक के कारण क्या होता है, ब्लैक फुट। इसमें त्वचा संबंधी रोग और पैरों के घाव। इसमें क्या होता है, तो त्वचा संबंधी रोग होता है और पैरों में घाव होता है। अब देखिए लोहा, लोहा के कमी से एनीमिया रोग होता है। लोहा के कमी से एनीमिया रोग होता है और यह शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी क्या होता है कि हेमोग्लोबिन की कमी होने लगती है। लोहा के कारण क्या होता है, एनीमिया रोग, और इसमें क्या होता है कि शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी होने लगती है। आयोडीन, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है और यह थायराइड ग्रंथि ग्रंथि का बढ़ जाना, इसमें थायराइड ग्रंथि बढ़ जाता है, ठीक ना। जो घेंगा रोग होता है आप लोग देखते होंगे गला के पास सूजन हो जाता है, उसे घेंगा रोग कहा जाता है, वही थायराइड ग्रंथि सूज जाता है और यह आयोडीन की कमी के कारण होता है। देखिए फ्लोराइड, फ्लोराइड की कमी के कारण फ्लोरोसिस फ्लोरोसिस बीमारी होता है, जिसमें दांतों का पीलापन और हड्डियों में की कमजोरी। इसमें क्या होता है, दांतों का पीलापन और हड्डियों की कमजोरी। अब देखिए कॉपर, कॉपर से कौन सा बीमारी होता है, तो विल्सन। कॉपर से विल्सन होता है और यह शरीर के अंगों जैसे कि लीवर, मस्तिष्क में तांबा तांबा का जमा होना, यानी कि जब शरीर के अंग जैसे लीवर और मस्तिष्क में तांबा जम जाता है तो उसे विल्सन रोग होता है, ठीक ना। विल्सन रोग, विल्सन रोग। उसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट के कारण कौन सा रोग होता है, तो दिल की बीमारी। कोबाल्ट के कारण दिल का बीमारी, इसकी अधिकता से पैलिसिथीमिया, पैलिसिथीमिया भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। कोबाल्ट की अधिकता अधिकता से क्या होता है, तो पॉलीसिथीमिया भी हो सकता है। तो ये सभी धातु तत्व से होने वाले रोग थे, तो जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, किस अधिनियम द्वारा भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। बताइए किस अधिनियम द्वारा भारत में विभागीय प्रणाली यानी कि पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई थी। भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909। तो ध्यान रखिएगा जो भारत में विभागीय प्रणाली की व्यवस्था की गई थी ये भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा, ठीक ना। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा भारत में विभागीय जो विभाग आप लोग सुनते हैं ये विभाग वो विभाग, तो इसका जो स्थापना हुआ था ये शुरुआत भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में ही हो गया था। देखिए अब देखिए इस समय जो वायसराय था भारत का वो कौन था, कैनिंग था, ठीक ना। और इसने 1859 में इस प्रणाली की शुरुआत की थी जिसे 1861 के अधिनियम द्वारा संवैधानिक मान्यता मिली थी। 1859 में ही क्या किया था कि विभागीय प्रणाली को कैनिंग ने शुरुआत कर दी थी, लेकिन संवैधानिक दर्जा इसे मिला था 1861 में। पोर्टफोलियो सिस्टम, इसके तहत वायसराय की परिषद के सदस्यों को अलग अलग विभाग जैसे गृह, सैन्य, वित्त सौंपे गए। क्या होता था ये पोर्टफोलियो सिस्टम, देखिए क्या है, इसके तहत वायसराय के जो परिषद के सदस्य थे, परिषद के सदस्य उनको अलग अलग विभाग बना दिया गया, जैसे गृह विभाग, सैन्य विभाग, वित्त विभाग, और उनको सौंप दिया गया। अब देखिए अध्यादेश, इसी अधिनियम ने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी। ध्यान रखिएगा जो 1861 के अधिनियम था, इसी अधिनियम के तहत वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी दी थी। विकेंद्रीकरण, इसने मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को विधायी शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। तो देखिए इसी अधिनियम में क्या हुआ था, तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्ति वापस देकर क्या किया गया, तो विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। तो ये सभी 1861 के अधिनियम में हुआ था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो 1861 का जो अधिनियम है आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम जो है यह किस प्रकार की जलधारा है।
गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, स्थिर जलधारा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है यह एक गर्म जलधारा है, ठीक ना। गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है यह गर्म जलधारा है, ध्यान रखिएगा गर्म जलधारा। अब देखिए हम लोग सभी जलधारा को देखेंगे, ठीक ना, सभी जलधारा जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अटलांटिक महासागर के हम लोग जलधारा देखेंगे, अटलांटिक महासागर। तो जो गल्फ स्ट्रीम है ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है, जो कि दुनिया की सबसे तेज गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम दुनिया की सबसे तेज गर्म जलधारा है और इसे यूरोप का गर्म कंबल भी कहते हैं। यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है, तो गल्फ स्ट्रीम को आप लोग ध्यान रखिएगा। ब्राजील का धारा, दक्षिण अटलांटिक में ब्राजील के तट के पास। ब्राजील धारा कहाँ पर है, ये भी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। यह दक्षिणी अटलांटिक में ब्राजील तट के पास है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह यह गल्फ स्ट्रीम का ही विस्तार है जो यूरोप को गर्म रखता है। जो कि देखिए उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो है ये गल्फ स्ट्रीम का ही भाग है जो कि यूरोप को गर्म रखता है। फ्लोरिडा धारा, फ्लोरिडा धारा जो है ये मैक्सिको की खाड़ी से निकलता है। ध्यान रखिएगा यही पूछता है कि मैक्सिको की खाड़ी से कौन सी धारा निकलता है, तो फ्लोरिडा धारा, फ्लोरिडा धारा। ये सभी अटलांटिक महासागर की धारा है, तो ध्यान रखिए। अब देखिए प्रशांत महासागर की हम लोग धारा देखें तो क्यूरोसिया, सॉरी क्यूरोसियो है, क्यूरोसियो। इसे जापान का काली धारा भी कहते हैं। क्यूरोसियो को जापान का काली धारा भी कहते हैं और यह फिलीपींस से जापान की ओर बहती है। क्यूरोसियो कैसे बहती है, तो फिलीपींस से जापान की ओर बहती है। तो ध्यान रखिएगा जापान की काली धारा किसे कहा जाता है, तो क्यूरोसियो को कहा जाता है। ऑल नीनो, ऑल नीनो क्या है, तो यह पेरू के तट के पास उत्पन्न होती है और भारतीय मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। ऑल नीनो क्या है, तो यह पेरू के तट पर उत्पन्न होती है। ध्यान रखिए पेरू के तट पर क्या उत्पन्न होती है, ऑल नीनो। और यही जो है कि भारत में मानसून के नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। भारत के मानसून को नकारात्मक रूप से कौन प्रभावित करती है, तो ऑल नीनो, ठीक ना, ऑल नीनो। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा ये भी प्रशांत महासागर की धारा है। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर बहती है। और फिल्म इंडियन फाइंडिंग नीमो वाली धारा, पता नहीं ये क्या है, छोड़िए। चलिए आगे देखिए हिंद महासागर, हिंद महासागर की धारा, हिंद महासागर की जलधारा हम लोग देखें तो गुलहास धारा। यह दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर, दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर ये अलगुहास धारा बहती है। उसके बाद मोजाम्बिक धारा, मोजाम्बिक धारा ये मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच बहती है। मोजाम्बिक धारा मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच बहती है। मोजाम्बिक देखिए म से मोजाम्बिक और म से मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच बहती है कौन, तो मोजाम्बिक धारा। ये हिंद महासागर की दोनों जलधारा है, अगलुहास और मोजाम्बिक। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है। दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, आनंद मठ और मृणालिनी। आप सभी को पता है जो वंदे मातरम है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है, आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। अब देखिए उपन्यास आनंद मठ की रचना 1882 में हुआ था। ध्यान रखिएगा जो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास है इसकी रचना 1882 में हुई थी और यह उपन्यास सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। यह उपन्यास जो है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है और यह 1770 के दशक में इसकी क्या है कि 1700 सन्यासी विद्रोह जो कि 1770 के दशक में हुआ था, ठीक है, 1770 के दशक में हुआ था सन्यासी विद्रोह। अब देखिए प्रथम गायन वंदे मातरम पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। वंदे भारत पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ध्यान रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। राष्ट्रीय गीत इसे 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। मूल भाषा मूल रूप से यह संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में लिखा गया है। यह संस्कृत और बांग्ला के मिश्रित भाषा में लिखा गया है। अनुवाद इसका अंग्रेजी अनुवाद श्री अरविंदो ने किया था। इसका अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था, तो श्री अरविंदो ने। ध्यान रखिएगा वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था, तो श्री अरविंदो ने, श्री अरविंदो ने। अब देखिए वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है जबकि जन गण मन हमारा जो है कि राष्ट्रगान है। ध्यान रखिएगा वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है और जन गण मन राष्ट्रगान है। अब देखिए मानव त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है। मानव त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस या फिर ऊतक।
तो ध्यान रखिएगा, मानव त्वचा की सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। मानव त्वचा की सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। अब देखिए, सबसे बड़ा अंग, शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा ही है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, ध्यान रखिएगा। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो डर्मेटोलॉजी। और त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। देखिए, इसकी परतें की बात करें तो एपिडर्मिस ये सबसे बाहरी परत है। एपिडर्मिस सबसे बाहरी परत है। डर्मिस ये मध्य परत पर्वत है, सॉरी परत है। और हाइपोडर्मिस ये आंतरिक परत है, ठीक ना। देखिए, त्वचा का 3 परत, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। डर्मिस बाहरी, उसके बाद डर्मिस मध्य और हाइपोडर्मिस आंतरिक। रंग, मेलानिन के कारण। देखिए, जो त्वचा का रंग होता है काला गोरा, ये मेलानिन के कारण होता है। मेलानिन जिसके पास अधिक होता है उसका रंग काला होता है। प्रोटीन, कैरोटीन, इसमें प्रोटीन नाखून और बाल भी इसी से बने होते हैं। देखिए, त्वचा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कैरोटीन। और नाखून और बाल भी इसी प्रोटीन से बने होते हैं। कैराटीन से जो होता है कि नाखून और बाल बने होते हैं। कार्य, तापमान नियंत्रित और विटामिन डी का निर्माण। जो त्वचा है इसका काम क्या है? तापमान नियंत्रित करना। बॉडी का जो टेम्परेचर है उसका क्या करता है? कंट्रोल करता है। और विटामिन डी का निर्माण करता है। विटामिन डी का निर्माण करता है। ग्रंथियां, देखिए, स्वेट ग्लैंड जैसे कि पसीना का ग्रंथि और तेल ग्रंथि, ये त्वचा में पाया जाता है, ठीक ना। श्वेत ग्लैंड और तेल ग्रंथि